अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डाटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज में बेसिकली डाटा टाइप्स वो होती हैं जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वेरिएबल हो, वो जिस चीज़ में स्टोर होता है उसे हम डाटा टाइप कहते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास डाटा टाइप्स आती हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज में और भी बहुत से डाटा टाइप्स हैं, लेकिन 3 मेन डाटा टाइप्स जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उसमें से पहली है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। अब ये वो डाटा टाइप है जिसके अंदर पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज़ यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ ही सिर्फ स्टोर हो सकती हैं। इसके अलावा पॉइंट वाली वैल्यूज़ जिसके अंदर पॉइंट आ रहा हो वो स्टोर नहीं हो सकती। अगर हम दूसरी डाटा टाइप देखें तो दूसरी आती है करैक्टर। अब इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल करैक्टर ही स्टोर हो सकता है, वो चाहे कोई स्पेशल करैक्टर हो, चाहे कोई अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई नंबर हो, सिर्फ सिंगल करैक्टर इसमें स्टोर हो सकता है। अगर हम तीसरी डाटा टाइप पर चलें तो वो आती है हमारे पास फ्लोट। अब फ्लोट इंटीजर डाटा टाइप के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी इसके अंदर विद डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ ही स्टोर हो सकती हैं, जैसे 2.4, 1.1, 5.5। तो अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास आते हैं फॉर्मल स्पेसिफायर्स। अब बेसिकली फॉर्मल स्पेसिफायर्स होते ये हैं कि अगर हम कोई भी डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मल स्पेसिफायर होता है कि उसको बता सके कि हमने कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल की है। जैसे इंटीजर का होता है %d। हम किसी भी प्रिंटफ के अंदर या कहीं भी %d लिखेंगे तो वो उसको पता लग जाएगा कि हमने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल की है। अगला है हमारे पास %f। फ्लोट डाटा टाइप के लिए हमारे पास %f इस्तेमाल होता है। हम अब कहीं भी प्रिंटफ के अंदर या फिर आगे कहीं भी हम जब भी %f लिखेंगे तो हमारे कंपाइलर को पता लग जाएगा कि हमने फ्लोट डाटा टाइप यूज़ की है। आगे हमारे पास आता है करैक्टर यानी कि %c, जो कि एक सिंगल करैक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। अब बेसिकली जब भी हम अपना कोड लिखते हैं उसमें डाटा टाइप लिखते हैं तो उसको हम डायरेक्ट ही कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते। उसके लिए हमें डाटा टाइप के बाद एक नेम भी लगाना पड़ता है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। उसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होती हैं। जब मैं आपको कोड लिख के दिखाऊंगा तो उम्मीद है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब वेरिएबल बेसिकली एक नेम मेमोरी लोकेशन होती है जो डाटा को होल्ड करती है। अब डाटा टाइप के अंदर रैंडमली कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती, वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल के अंदर। और वेरिएबल को हम प्रोग्राम में किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी डाटा टाइप को चेंज करें, हम सिर्फ वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास वेरिएबल्स रखने के कुछ रूल्स हैं, यानी कि डाटा टाइप के बाद जो नेम है उसको रखने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल हमें ये कहता है कि हमारा जो नेम है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना लाजिमी है। या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। हमारा नेम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा रूल हमें ये कहता है कि हमारे नेम के अंदर यानी किसी अल्फ़ाबेट के बाद हमारे पास नंबर इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा रूल हमें ये कहता है कि हमारे नेम के अंदर कोई भी स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय अंडरस्कोर के। चौथा रूल हमें ये कहता है कि हमारे कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये सारे रूल मेन रूल हैं और इसको इस्तेमाल करना लाजमी है। इसके मुताबिक नेम रखना लाजमी है, वरना हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली वही हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। इन सब वर्ड्स का एक स्पेशल मतलब होता है, एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे हमने पीछे इंट पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, करैक्टर पढ़ा, ये सारे एक कीवर्ड्स हैं। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जैसे इफ़, एल्स, गो टू, इंट, फ्लोट। इन सब को हम वेरिएबल नेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इन सब का एक स्पेशल मकसद है सी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास सिंटेक्स आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का।
अब बेसिकली डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन होता ये है कि हमने डाटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम लिख दिया लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं की, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले हमने डाटा टाइप लिखनी है कि हम कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हमने वेरिएबल का नेम लिखना है और फिर हमने एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर हर स्टेटमेंट के एंड पे लगता ही लगता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है इंट ए एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन का भी एक सिंटेक्स है। अब बेसिकली ये वो है जिसके अंदर हम वेरिएबल के साथ उसकी वैल्यू भी उसे असाइन करते हैं। इसका सिंटेक्स है, पहले हमें डाटा टाइप के जोन से हमें डाटा टाइप इस्तेमाल करनी है, फिर वेरिएबल नेम, फिर इक्वल टू जोन सी वैल्यू हमने उसको देनी है और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है इंट ए इज़ इक्वल टू 6 एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमने समझ तो बहुत कुछ लिया है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, यानी कि प्रोग्राम लिखने का टाइम है। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल बनाने लगा हूँ, यानी कि मैं फ़ाइल का नाम रखने लगा हूँ tutorial2.c। मैंने फ़ाइल बना ली है और जो कोड मैंने पहले को बनाया था उसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसी को एडिट करूँगा, यानी कि हमने जो सबसे पहले सीखा था डाटा टाइप। अब डाटा टाइप का डिक्लेरेशन प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना था, इंट यानी कि डाटा टाइप कौन सी इस्तेमाल करनी है, फिर उसका नेम। मैं यहाँ पे नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ ए। अब आप कोई भी नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक वो सिंगल अल्फ़ाबेट ही क्यों ना हो, बस वो अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा हो, नंबर से शुरू ना हो रहा हो, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमारा था डिक्लेरेशन प्रोसेस। अब हम अगर इसको वैल्यू असाइन करना चाहें तो हमें इक्वल टू जो सी वैल्यू हमने असाइन करनी है वो डालनी है और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हमने printf लिखना है। मैंने आपको बताया था कि printf के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ a इज़। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डालूँगा इंटीजर का, यानी %d, और एंड पे एक कोमा लगा के जो वेरिएबल हमने अपनी डाटा टाइप में लिया है वो वाला वेरिएबल यहाँ पे डालना है। यानी मैंने ए लिया है तो मैंने यहाँ पे डालना है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा, हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी। एंड पे हमने इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल देना है और फिर हमने अपने कोड को सेव कर लेना है। जैसे ही हम अपना कोड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो वैल्यू जो हमने ए को दी थी वो आ गई है। तो इसी तरह हम फ्लोट और करैक्टर के लिए भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें सिर्फ के सिर्फ इंट को चेंज करके यहाँ पे फ्लोट लिखना है, वेरिएबल नेम वही रहने देते हैं और 15 के बाद एक पॉइंट वाली वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 0.6, और printf के अंदर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %f कर देते हैं और सेव करते हैं और फिर रन करते हैं तो हमारा कोड रन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ a इज़ 15.6। अब 6 के बाद जो आप 5 ज़ीरोज़ देख रहे हैं बेसिकली इसकी एक्यूरेसी है, मतलब पॉइंट के बाद हम फ्लोट के अंदर 6 डिजिट तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम करैक्टर को देखें तो हमें फ्लोट को चेंज करके करैक्टर की डाटा टाइप लिखनी है और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके सिंगल कोट के अंदर कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल करैक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कैपिटल A इस्तेमाल कर रहा हूँ और printf के अंदर %c इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को मैं सेव करूँगा और फिर रन करूँगा तो मेरा कोड रन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ a इज़ a। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।